नमस्ते दोस्तों, समझौते की शादी का ये 24वां भाग है। इस कहानी को अच्छे समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करती हूँ। कुछ दिन बाद, इन कुछ दिनों में सब अब शिवान्या के साथ घुलने मिलने लगे थे। शिवान्या को भी अब कोई परेशानी नहीं हो रही थी। बस निहारिका और मिश्का उससे अभी भी ठीक से बात नहीं करते थे, पर उसे यकीन था कि वो दोनों भी जल्दी ही उसे अपना लेंगे। इसी बीच रिद्धिमा ने भी इस बात का पूरा फ़ायदा उठाया। उसने अक्षित को काफ़ी बदनाम कर दिया था और सबके सामने बेचारी और लाचार बन गई थी। वो एक ऐसी लड़की थी जिसे उसका होने वाला हस्बैंड शादी के मंडप पर छोड़कर उसकी बहन से शादी कर लेता है। कौन होगा जो उसके लिए बुरा फील ना करता। पर उसकी बातों का ज़्यादा असर नहीं हुआ, क्योंकि अक्षित ने जल्द से जल्द इन सभी न्यूज़ को हटवा दिया था। इस वक्त शिवान्या अपने कमरे में थी और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। वो अपने बाल बना रही थी, तभी उसके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया। उसने कॉलर आईडी देख लो, उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि कॉल प्रेरणा ने करा था। उसने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो। दूसरी तरफ से प्रेरणा की आवाज़ आई, मुझे और तुम्हारे पापा को तुमसे कुछ बात करनी है, तो शाम को घर आ जाना। उनकी बात सुनकर शिवान्या ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। उसके बाद प्रेरणा ने कॉल काट कर दिया। शिवान्या मन ही मन बोली, उनको अब मुझसे क्या बात करनी होगी। फिर वो कमरे से बाहर आ गई। वो नीचे हॉल में पहुंची तो उसे वहां बिहान दिखाई दिया। बिहान ने उसके पास आते हुए कहा, आप हॉस्पिटल जा रही हैं? शिवान्या ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, वो एक अर्जेंट ऑपरेशन है। बात सुन बिहान ने कहा, ठीक है, तो फिर शाम को मिलते हैं, बाय भाभी। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, बाय। फिर वो वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल गई। हॉस्पिटल में भी सब लोग शिवान्या के खिलाफ तरह तरह की बातें कर रहे थे, पर अब शिवान्या को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हॉस्पिटल पहुंचकर वो सीधा ओटी में चली गई। कुछ घंटों बाद ऑपरेशन पूरा हुआ और शिवान्या ओटी से बाहर आई। वो इस वक्त अपने केबिन में थी। तभी उसे प्रेरणा की याद आ गई। उसने अक्षित को मैसेज किया कि वो शाम को उसके पेरेंट्स के घर जाने वाली है। अक्षित को ये बात कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लगी। शिवान्या ने अक्षित को सब कुछ बता दिया था कि वो लोग उसके साथ कैसा बर्ताव करते थे और कैसे सिर्फ उसकी माँ की प्रॉपर्टी के लिए उसे रख रहे थे। अक्षित को ये सब बातें सुनकर काफ़ी गुस्सा आया था। वो उन सबको अच्छा सबक सिखाना चाहता था, पर शिवान्या ने उसे कुछ करने से मना कर दिया था। इसलिए जब शिवान्या ने उसे ये बात बताई तो वो उसे अकेले जाने नहीं देना चाहता था। उसने शिवान्या के मैसेज का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, पर मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। मैं हॉस्पिटल पहुँचकर तुम्हें कॉल कर दूँगा। उसका मैसेज देख शिवान्या ने हाँ में रिप्लाई दे दिया। इतने दिनों में शिवान्या एक बात अच्छे से जान गई थी कि अक्षित से किसी भी बात पर बहस करना बेकार है, क्योंकि वो अपनी बात किसी न किसी तरीके से मनवा ही लेता है। शाम को अक्षित ने शिवान्या को हॉस्पिटल के बाहर आ कर कॉल किया और कुछ ही देर में शिवान्या वहां आ गई। फिर दोनों शिवान्या के घर जाने के लिए निकल गए। अक्षित कार ड्राइव कर रहा था। उसने सामने देखते हुए शिवान्या से पूछा, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि अगर उन्हें तुम्हारी माँ की प्रॉपर्टी ही चाहिए थी तो वो तो तुम्हारी माँ की डेथ के बाद ही ले सकते थे। उसके लिए तुम्हारी शादी का इंतज़ार क्यों कर रहे थे? उसका सवाल सुन शिवान्या ने कहा, ये ही बात मेरी समझ में भी नहीं आई थी। फिर मैंने माँ के एक दोस्त जो कि लॉयर है उनसे इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि माँ ने प्रॉपर्टी पेपर बनवाए थे, जो उसके मुताबिक अगर किसी वजह से माँ की डेथ हो जाए तो उनके बाद उनकी प्रॉपर्टी मेरी शादी ना हो जाए तब तक उसका उनका ही हक रहेगा, और जब मेरी शादी हो जाएगी तब वो मेरे नाम हो जाएगी, और अगर मैं चाहूँ तो ये प्रॉपर्टी अपने पास रख सकती हूँ या फिर किसी और के नाम पर भी कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर अक्षित ने अपना सर हिला दिया। उसने कहा, तो अब क्या करोगी? शिवान्या ने कहा, मैं किसी भी कीमत पर वो प्रॉपर्टी उन लोगों को नहीं देने वाली। वो मेरी माँ की प्रॉपर्टी है और मैं नहीं चाहती कि वो प्रॉपर्टी उन लोगों को मिले। मुझे प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है। अगर वो मुझसे एक बार कहते
तो शायद मैं खुशी खुशी दे भी देती, लेकिन उन्होंने जो बर्ताव मेरे साथ किया उसके लिए मैं उन्हें अब कभी माफ़ नहीं करने वाली। माँ और रिधिमा से तो वैसे भी मुझे उम्मीद नहीं थी, पर मुझे लगा कि शायद पापा तो मेरे साथ हैं, मेरे लिए जो भी करेंगे वो अच्छा ही होगा। पर मुझे क्या पता था कि मेरी माँ के जाने के बाद कोई मेरे साथ ही नहीं होगा। उसकी बात सुनकर अक्षित ने आगे कुछ नहीं कहा। उसे भी शिवान्या के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। कुछ देर बाद दोनों शिवान्या के घर पहुंच गए। अक्षित ने कहा, तुम अंदर जाओ, मैं कार पार्क करके आता हूँ। शिवान्या ने अपना सर हिला दिया। वो घर के दरवाजे पर आई और उसने बेल बजाई। प्रेरणा ने दरवाज़ा खोला। उसने बड़े प्यार से उससे कहा, अरे तुमने आने में देर कर दी। पता है मैं और तुम्हारे पापा कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। उसकी बात सुनकर शिवान्या हैरानी से उसे देख रही थी। वो मन ही मन बोली, इन्हें अचानक क्या हो गया? आज से पहले तो कभी इतनी अच्छी तरह से बात नहीं की उन्होंने। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी अक्षित वहाँ पर आ गया। उसे देख प्रेरणा ने कहा, अक्षित बेटा, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम भी आने वाले हो। शिवान्या, तुम्हें हमें तो बताना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, तुम दोनों अंदर आ जाओ। दोनों ने अपना सर हिला दिया और वो घर के अंदर आ गए और सोफे पर बैठ गए। अक्षित ने शिवान्या से पूछा, ये तुम्हारा ही घर है ना, या फिर हम कहीं कोई गलत घर में तो नहीं आ गए? मुझे तो डर लग रहा था कि मुझे देखकर ये कहीं मेरे मुंह पर ही दरवाज़ा बंद न कर दें, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, मुझे भी नहीं पता कि आखिर इन्हें क्या हुआ है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर आकाश आ गए और वो भी अक्षित और शिवान्या से बात करने लगे। 1-2 घंटे बाद वो दोनों वहाँ से वापस घर के लिए निकल गए। कार में शिवान्या और अक्षित दोनों में से ही किसी ने कुछ नहीं कहा। वो दोनों घर वापस आए, तब तक डिनर का वक्त भी हो गया था। सभी लोग के साथ में डिनर किया, फिर सब अपने अपने कमरे में चले गए। अक्षित जब कमरे में आया तो शिवान्या कमरे में नहीं थी। फिर उसने बालकनी की तरफ देखा तो उसे शिवान्या वहीं पर रेलिंग के पास खड़ी दिखाई दी। वो कहीं पर खोई हुई थी। अक्षित उसके बगल में खड़े होते हुए बोला, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अक्षित की आवाज़ सुन शिवान्या अपने ख्यालों से बाहर आ गई और अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, कुछ भी नहीं। उसकी बात सुनकर अक्षित ने कहा, अगर तुम्हें मुझे नहीं बताना तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा, पर शिवान्या ने अब उसका हाथ पकड़ लिया। अक्षित ने उसकी तरफ देखा। शिवान्या ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अक्षित को बताने लगी फ्लैशबैक। देर पहले शिवान्या के घर पर शिवान्या अपने कमरे में कुछ सामान ढूंढ रही थी, तभी वहाँ पर प्रेरणा आ गई। वो शिवान्या के पास आई और वो उससे बोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शिवान्या ने अपना सर हिला दिया और दोनों बेड पर बैठ गए। काफ़ी देर की खामोशी के बाद प्रेरणा ने कहा, बेटा मुझे माफ़ कर देना। उसकी बात सुनकर शिवान्या को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो मन ही मन बोली, कहीं मेरे कान तो खराब नहीं हो गए हैं, शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया है। प्रेरणा ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, पर मैं सच में तुमसे माफ़ी मांगने आई थी। मुझे पता है कि मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया वो माफ़ी के लायक नहीं था, पर फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ करना। इतना बोलकर वो वहाँ से चली गई और शिवान्या बस उन्हें जाते हुए देखती रही। फ्लैशबैक एंड। शिवान्या ने कहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे उनकी बात पर यकीन करना चाहिए या नहीं। उसकी बात सुन अक्षित ने कहा, मैं भी ये उनका कोई नया प्लान हो प्रॉपर्टी के लिए। मेरे ख्याल से तुम्हें इतनी जल्दी उनकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने अपना सर हिलाते हुए कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो, पर अभी हमें अंदर चलना चाहिए, काफ़ी रात हो गई है। अक्षित ने अपना सर हिला दिया और दोनों अंदर आ गए और दोनों सो गए। दूसरी तरफ आहूजा हाउस में आकाश और प्रेरणा बेड पर बैठे हुए थे। आकाश ने प्रेरणा से कहा, तुम्हें लगता है कि वो हमारी बातों पर विश्वास करेगी?
उसकी बात सुनकर प्रेरणा ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी बात ज़रूर मानेगी। आकाश ने अपना सर हिला दिया। फिर वो आगे बोला, ये सब उस अक्षित की वजह से हुआ है। उसकी वजह से हमारी बेटी को इतनी तकलीफ़ सहनी पड़ रही है। उसकी बात सुनकर प्रेरणा ने कहा, उसका इलाज भी है मेरे पास। जितनी तकलीफ़ हमारी बेटी को हुई है उससे दोगुनी तकलीफ़ मैं उन दोनों को दूंगी, देख लेना। आकाश ने आगे कुछ नहीं कहा और वो दोनों भी सो गए। तो दोस्तों, आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।